मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुमन संधू गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज श्री विजयनगर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। तो जो मैं आज आपको टॉपिक करवा रही हूँ वो था पाठ्यक्रम के बारे में। तो कल मैंने आपको पाठ्यक्रम का क्या बताया था, नेचर यानी कि उसकी प्रकृति बताई थी और पाठ्यक्रम का ऐतिहासिक रूप बताया था कि हमारी जो प्राचीन काल यानी कि वैदिक काल में जो हमारा शिक्षा थी उसका सिलेबस कैसा था, कि जैसे जैसे हमारी प्रकृति, इसका नेचर कैसा था पाठ्यक्रम का, कि जैसे जैसे हमारी सभ्यता का क्या हुआ, विकास हुआ, वैसे वैसे क्या हुआ, हमारी जो पाठ्यक्रम है, शैक्षिक पाठ्यक्रम है, उसमें बदलाव आए। तो जो हमारी सभ्यता थी उसमें पहले क्या था कि बच्चे जो उसका पाठ्यक्रम था वो उसमें शिक्षा कहाँ से ग्रहण करते थे, अपने घर परिवार और पूर्वजों के हिसाब से क्या करते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे, उनसे शिक्षा लेते थे अपने घर परिवार और समाज से। उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ तो समाज में क्या हुआ, व्यक्ति की क्या जरूरतें बढ़ी, उसमें विविध प्रकार के उसके मनोवैज्ञानिक चेंज आए, उसके मन में चेंज आए, दिमाग में बदलाव आया जैसे जैसे उसकी ज़रूरतें बढ़ी। तो जब उसकी ज़रूरतें बढ़ी समाज में, तो व्यक्ति ने ये सोचा कि अब क्या है कि जो हमारी शिक्षा है उसमें क्या है, क्या बदलाव किया जाए। उसके बाद है जो हमारा प्राचीन काल यानी कि हमारे वैदिक काल की शिक्षा थी, उसमें क्या सिलेबस था। वैदिक काल की शिक्षा थी वो कैसी थी, उसमें जो शिक्षा बच्चे को दी जाती थी वो क्या थी, सांसारिक, लौकिक और धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। उसमें दो प्रकार की शिक्षा का प्रचलन था उस टाइम, पराविदा और अपराविदा। पराविदा में जो शिक्षा दी जाती थी उसमें क्या होता था कि बालक का, पराविदा में शिक्षा थी धार्मिक साहित्य की और अपराविदा में थी लौकिक संसार की शिक्षा दी थी। और बच्चा जो शिक्षा ग्रहण करता था वो अपने गुरुकुल में अपने गुरु के पास रह के गुरु की सेवा करके, गुरु की आज्ञा का पालन करके और वहाँ पे आश्रम की सफाई करके और ये सब करके क्या करता था, अपना जो शिक्षा पूरी करता था, विधि विधान से करता था और गुरु की शरण में रह के जो अपनी सेवा को पूरा करता था। लेकिन जैसे जैसे हमारी शिक्षा, जैसे जैसे मनुष्य में सभ्यता का विकास हुआ वैसे वैसे क्या हुआ, उसने अपने शिक्षा का पाठ्यक्रम बदला। जैसे कि हमारे दूसरे देश हैं जैसे कि यूरोप, अमेरिका और जापान, यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया और यूनान हो गया। तो वहाँ का पाठ्यक्रम कैसा था, जो हमारे यूरोप और अमेरिका का पाठ्यक्रम था वो कैसा था कि बच्चे को केवल स्थायी ज्ञान देना और उसको सिर्फ गणना योग्य ही बनाना। वहाँ पे 3Rs का प्रचलन था कि शिक्षा को केवल एक समुचित ज्ञान बनाया जाता था, केवल बच्चे को शिक्षा ऐसी दी जाती थी कि बच्चा पढ़ना लिखना जाने और सामान्य ज्ञान की गणना कर सके, इन चीज़ों की ही शिक्षा दी जाती थी। लेकिन उसके बाद जो दूसरा देश था यानी कि यूरोप और अमेरिका की शिक्षा ऐसी थी। लेकिन जो यूनान का प्राचीन यूनान था, उसमें क्या था, जो उसका स्पार्टा राज्य था, वहाँ पे क्या होता था, हमेशा युद्ध चलते रहते थे। तो वहाँ की जो शिक्षा थी वो कैसे शिक्षा दी जाती थी, बच्चों को शारीरिक विकास से संबंधित ही शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि वहाँ पे हमेशा युद्ध चलता रहता था और शस्त्र विद्या और शारीरिक शिक्षा दो प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। लेकिन जो एथेंस राज्य था वहाँ पे क्या था, शांति थी एकदम से। तो उस राज्य में जो शिक्षा दी जाती थी वहाँ पे कैसी शिक्षा थी, वहाँ पे साहित्य, दर्शन, ललित कलाओं आदि की शिक्षा दी जाती थी। तो इसी प्रकार जैसे कि हमारे भारत में भी क्या हुआ, राजनीतिक परिवर्तन हुए, जैसे पश्चिमी देशों में शिक्षा दी जाती थी वैसी शिक्षा का प्रचलन हुआ, यानी कि वैसा पाठ्यक्रम को अपनाया गया। जैसे कि हमारा जो पाठ्यक्रम था, हमारा सिलेबस था, उसमें क्या था, उस टाइम पश्चिमी देशों का दबाव था। तो उन देशों का ये मानना था कि जो भारत का पाठ्यक्रम है वो कैसा हो, अंग्रेजी माध्यम हो, उनको जो शिक्षा दी जाए उसका माध्यम है वो क्या होना चाहिए, अंग्रेजी माध्यम होना चाहिए। तो ये सब किसके कारण हुआ, राजनीतिक परिवर्तनों के कारण हुआ। तो उसके बाद जो भी विद्यालय में पाठ्य विषय वस्तुओं की प्रवृत्तियों का समावेश होता था उसमें बालकों का क्या हुआ, धीरे धीरे बौद्धिक ज्ञान और सौंदर्यात्मक शिक्षा पर की तरफ ध्यान दिया जाने लगा। तो उसमें एक परिभाषा थी आपकी बेबिट की। किसकी परिभाषा थी, बेबिट की परिभाषा थी। बेबिट क्या लिखते हैं, उन्होंने लिखा है कि उनकी परिभाषा है बेबिट की परिभाषा पर बेबिट के अनुसार जो हमारा जो उच्चतर जीवन, बेबिट की परिभाषा है कि उच्चतर जीवन के लिए
उच्चतर जीवन के लिए प्रतिदिन, उच्चतर जीवन के लिए प्रतिदिन 24 और 24 घंटे और 24 घंटे 24 घंटे वेवट की परिभाषा है कि उच्चतर जीवन के लिए प्रतिदिन और 24 घंटे की जा रही 24 घंटे की जा रही समस्त क्रियाएं पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती हैं। तो ये तो था हमारी शिक्षा का, प्राचीन काल में जो शिक्षा थी उसका ऐतिहासिक रूप, कि जो हमारा ऐतिहासिक स्वरूप था हमारे पाठ्यक्रम का वो कैसा था, कि हमारे उच्चतर जीवन के लिए, यानी कि हमारे उच्च जीवन के लिए प्रतिदिन 24 घंटे जो क्रियाएं की जाती थी, जैसे कि बच्चा आश्रम में रहकर जो क्रियाएं करता था वो उसके किसके पाठ्यक्रम के, वो सारी क्रियाएं किसके अंतर्गत आती थी, पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती थी। ये तो हमारा था, हमारे पाठ्यक्रम का जो था ऐतिहासिक स्वरूप है। और आज का जो आपका टॉपिक है वो किस पे है, वर्तमान स्वरूप, कि हमारे पाठ्यक्रम का वर्तमान स्वरूप कैसा था। कि प्रारंभ में क्या था, जो हमारे पाठ्यक्रम का स्वरूप था वो केवल स्वरूप विषयों के निर्धारित पाठ्य वस्तुओं पर ही निर्धारित किया जाता था। जो हमारा वर्तमान स्वरूप है पाठ्यक्रम का, प्रारंभ में जो स्वरूप था विषयों की निर्धारित पाठ्य वस्तु तक ही सीमित था। शिक्षा का उद्देश्य मात्र, जो हमारी शिक्षा का उद्देश्य मात्र था वो क्या था, कि सूचनात्मक ज्ञान प्राप्त करना, यानी कि सूचनात्मक ज्ञान प्राप्त करना ही होता था। लेकिन जैसे जैसे हमारी 20वीं सदी, यानी कि वर्तमान स्वरूप, हमारी सभ्यता का विकास हुआ, वर्तमान 20वीं सदी का विकास हुआ, तब शिक्षा के जो हमारा पाठ्यक्रम था उसमें क्या चेंज है। किंतु 20वीं सदी में के पूर्वाधार में शैक्षिक मनोविज्ञान, यानी कि साइकोलॉजी, इसमें क्या होता था, इस पाठ्यक्रम में शैक्षिक मनोविज्ञान यानी कि शिक्षा साइकोलॉजी सब्जेक्ट था, यानी कि बच्चे की जो साइको थी उसके आधार पर शैक्षिक मनोविज्ञान, शैक्षिक समाजशास्त्र एवं शैक्षिक दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र में क्या होता था, हमारी आत्मा परमात्मा से संबंधित शिक्षा होती थी। आदि को क्या था, व्यवहार, यानी कि को व्यवहार में लाना, किसके, बच्चे के व्यवहार में लाना। संबंधी विज्ञानों का तीव्र गति से क्या हुआ, विकास। किस का हुआ, 20वीं सदी में, कि शैक्षिक मनोविज्ञान, शैक्षिक समाजशास्त्र और शैक्षिक दर्शन शास्त्र, व्यवहार संबंधी विज्ञान का क्या है, विज्ञानों का तीव्र गति से विकास हुआ, जिसका प्रभाव पाठ्यक्रम स्वरूप पर क्या है, पड़ता है। जिसका कि पाठ्यक्रम के इन विज्ञानों का तीव्र गति से विकास हुआ और इसका अपने पाठ्यक्रमों के विकास पर क्या हुआ, प्रभाव पड़ा। साथ ही शिक्षा अधिगम, यानी करके सीखना, अधिगम क्षेत्र के लिए किए गए अनुसंधानों का पाठ्यक्रम के स्वरूप पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। यानी कि बच्चे को शिक्षा में करके, अधिगम होता है करके सीखना, के स्वरूप पर भी क्या हुआ, प्रभाव पड़ा। किसी नवीन ज्ञान को प्राप्त कर लेना, किसी नवीन ज्ञान को प्राप्त कर लेना तथा साथ ही बालक के लिए पर्याप्त नहीं था, कि किसी नवीन ज्ञान को प्राप्त कर लेना बालक के लिए पर्याप्त नहीं था, जब तक व्यवहारिक दृष्टि से कोई उपयोगिता नहीं पड़ती। यानी कि उसका व्यवहार में क्या होता है, कि कोई भी अपनी शिक्षा देते हैं, शिक्षा का माध्यम जो हमारा शिक्षा का पाठ्यक्रम है उसके व्यवहारिक में क्या होता है, कि उपयोगिता नहीं होती। मनोविज्ञान, यानी कि हमारी साइकोलॉजी शोधों से, यानी कि जो हमने रिसर्च करी है, शोधों ने तथ्यों की पुष्टि कर दी है कि जब तक विद्यार्थी नवीन ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए मानसिक रूप से तैयार न हो, कि जब तक जो हमने रिसर्च करे हैं साइको हिसाब से, मनोविज्ञान के हिसाब से, कि जब तक बच्चा जो मानसिक रूप से तैयार नहीं होता शिक्षा को ग्रहण करने के लिए, तो उससे न हो तो कुछ नहीं सिखाया जा सकता। साथ ही शोधों से इन तथ्यों की पुष्टि की गई है
कि तथ्यों की पुष्टि की गई है कि जो भी शिक्षा जो हमारा पाठ्यक्रम है वो उसके हिसाब से हो रहा है या नहीं। तो इससे क्या है कि हमारी जो 20वीं सदी है उसमें जो शिक्षा दी जाती थी उसमें क्या था, जो पूर्वाधार हमारी 20वीं सदी का था, उसमें क्या था कि जो शिक्षा है वो मनोवैज्ञानिक शिक्षा हो, समाज शास्त्र से संबंधित हो, दर्शन शास्त्र से संबंधित हो। लेकिन ये विषय वस्तु को तब शामिल किया गया था जबकि हमने मनोविज्ञान के माध्यम से रिसर्च शोधों से जाना कि जब तक बच्चा जो मानसिक रूप से तैयार नहीं होता कि वो शिक्षा को व्यवहार में लाए, तब तक हम क्या करते हैं, बच्चे को सिखा नहीं पाते। तो इससे क्या होता है कि कुछ नहीं सिखाया जाता, ये सभी के साथ ही शोधों से पुष्टि की गई है। तो आगे अनुभव एवं जो हमारे अनुभव हैं, यानी कि अनुभवों की एवं क्रिया पर आधारित पाठ्यक्रम को क्या हुआ, साकार, यानी कि उसको स्वीकार किया है। किसने? साकार रूप देने के लिए जो साकार रूप देने की दिशा में जो है वो क्या है, हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि उन्होंने क्या किया, सर्वप्रथम प्रयास किया है। किसने किया है? जो हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका। उन्होंने अमेरिका राज्य के जो वर्जीनिया है, अमेरिका राज्य का जो वर्जीनिया राज्य है, वहां पे उन्होंने यह स्वीकार किया है कि शिक्षाविदों, यानी कि जो शिक्षा दे रही हैं शिक्षाविदों ने शिक्षा के लक्ष्यों, यानी कि शिक्षा का हमारा क्या लक्ष्य है, को सूचनात्मक, यानी कि उसको सूचनात्मक ज्ञान से हटाकर कि केवल बच्चे को सूचना देना ही नहीं, उससे हटाकर उन्होंने क्या किया है कि व्यक्ति जो उसके बच्चे का है संपूर्ण व्यक्तित्व विकास किया जाए, कि केवल बच्चे को सूचना माध्यम की शिक्षा ही नहीं देनी चाहिए बल्कि उसे क्या करना चाहिए, संपूर्ण उसके व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहिए। इसके लिए क्या किया, संयुक्त राज्य अमेरिका ने निर्देशित किया है किनको, शिक्षाविदों को, कि जो शिक्षा शास्त्र हैं उनको। उन्होंने शिक्षा शास्त्रियों में के लिए टोटल शिक्षाविदों को बढ़ाने के लिए जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें क्या है, 8 कार्यों को जोड़ा गया है। वो कौन से हैं 8 कार्य? तो शिक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव लाने के लिए तो पहला कार्य है, उसका नाम है कि लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का निर्धारण करना, कि जो आप पाठ्यक्रम दे रहे हो बच्चे को, तो उसमें क्या होना चाहिए, उसमें होना चाहिए कि शिक्षा का लक्ष्य और उद्देश्य का निर्धारण हो। शिक्षा कि हम किस लिए शिक्षा दे रहे हैं, उद्देश्य एवं लक्ष्यों का निर्धारण हो, कि जो शिक्षा दी जा रही है उसमें क्या है, शिक्षा के उद्देश्य और लक्ष्य क्या है उसका निर्धारण किया जाना चाहिए। और इसके साथ दूसरा है जो वो है कि बालकों के संज्ञानात्मक विकास का पोषण, ये हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया। किसने? संयुक्त राज्य अमेरिका ने, ये वर्जीनिया राज्य ने किया है। और तीसरा उन्होंने कहा है कि बालकों के मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य का संवर्धन हो, यानी कि उसको सामाजिक स्वास्थ्य, यानी कि समाज में जितनी भी अच्छाइयाँ बुराइयां हैं उससे सबसे क्या संबंधित होना चाहिए, समाज से संवर्धन होना चाहिए। साथ ही है चौथा अधिगम हेतु व्यवस्था, चौथा है अधिगम हेतु व्यवस्था। तो 5वां कार्य है जो है
अधिगम वस्तु शैक्षणिक स्रोतों का उपयोग, शैक्षणिक स्रोतों का प्रयोग। छठा है शैक्षणिक स्रोतों का प्रयोग। छठा है छात्रों का व्यक्तिगत बोध, छात्रों का व्यक्तिगत बोध, छात्रों का व्यक्तिगत शैक्षणिक व्यक्तिगत बोध उसके अनुरूप शिक्षण, व्यक्तिगत बोध उसके अनुरूप शिक्षण दिया जाए। सातवां है समस्त कार्यक्रमों एवं बालकों का, सातवां है समस्त कार्यक्रमों एवं बालकों के कार्यों का मूल्यांकन, समस्त कार्यक्रम एवं बालकों के कार्यों का मूल्यांकन। और आठवां है नवीन प्रवृत्तियों का सहचार्य, यानी कि उसको शामिल करना, सहचार्य। तो ये क्या था, हमारे शिक्षाविदों का था कि हमारे जो भी बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, शिक्षाविदों का ये मानना था कि जो भी उनके क्रमिक कार्य हैं उनसे संबंधित जो शिक्षा बच्चे को दी जा रही है उसमें उस पाठ्यक्रम में क्या होना चाहिए, ये वाली सारी चीजें शामिल होनी चाहिए। शिक्षा के उद्देश्य एवं लक्ष्यों का निर्धारण हो कि जो शिक्षा का पाठ्यक्रम है उससे क्या जो बच्चे का लक्ष्य उद्देश्य है वो क्या उनको पूरी होनी चाहिए, ऐसा पाठ्यक्रम हो। उसके बाद है कि बालकों के संज्ञानात्मक विकास का पोषण हो, कि संज्ञानात्मक यानी कि उसका सामाजिक दार्शनिक व्यवहारिक सारों का विकास हो, पोषण हो। फिर है बालकों के मनोविज्ञान एवं सामाजिक स्वास्थ्य से संवर्धन हो, यानी कि उससे संबंधित हो। फिर है अधिगम हेतु व्यवस्था, यानी कि करके सीखने योग्य हो। शैक्षणिक स्रोतों का प्रयोग हो, जो भी शैक्षणिक स्रोत है यानी कि जो भी हमारे पास उपचार है या स्टेप वाइज स्टेप है शैक्षिक स्रोत मिले हुए हैं उनका क्या होना चाहिए, पूरा प्रयोग होना चाहिए। फिर है छात्रों का व्यक्तिगत बोध और उसके अनुरूप शिक्षण दिया जाए, कि उससे संबंधित उसका व्यक्तिगत कैसे वैसी शिक्षा दी जानी चाहिए। उसके बाद समस्त कार्यक्रमों एवं बालकों के कार्यों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए और नवीन प्रवृत्तियों के तात्पर्य या सहचार्य से संबंधित होनी चाहिए। तो इसमें मैं आपको एक परिभाषा करवाऊंगी, किसकी, माइकेल पेलार्डी की। किसकी परिभाषा करवाऊंगी, माइकेल पेलार्डी की परिभाषा करवाऊंगी। माइकेल पेलार्डी जी कहते हैं कि सामान्यतः पाठ्यक्रम माइकेल पेलार्डी जी कहते हैं कि जो हमारा माइकेल पेलार्डी जी कहते हैं कि सामान्यतः पाठ्यक्रम को विद्यार्थी उन समस्त कार्यों पेलार्डी जी कहते हैं कि विद्यार्थी उन समस्त कार्यों एवं अनुभवों समस्त कार्यों एवं अनुभवों के रूप में परिभाषित
जा सकता है, परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें कि परिभाषित किया जा सकता है जिनका दायित्व विद्यालय अपने ऊपर लेता है, जिसका कि दायित्व विद्यालय अपने ऊपर लेता है, जिसके भी बच्चे के जितने भी समस्त विद्यार्थी के समस्त कार्य एवं जो भी अनुभव है विद्यालय अपने ऊपर लेता है, इस रूप में पाठ्यक्रम का तात्पर्य, इस रूप में पाठ्यक्रम का तात्पर्य क्रमिक कार्यों से है जिनके अनुभवों किसके अनुभव हैं? बच्चे के, किसके? विद्यार्थी के अनुभवों से पूर्व, इनके साथ साथ तथा इन अनुभवों के बाद शामिल किए जाते हैं कि जो भी बच्चे के अनुभव हैं, जो कि पाठ्यक्रम है उससे संबंधित हैं, उन अनुभवों के बाद क्या होते हैं? आयोजित या शामिल किए जाते हैं। अनुभवों के बाद आयोजित या शामिल किए जाते हैं कि जितने भी उसके सामान्य पाठ्यक्रम है, किसने कहा है कि माइकल पेलार्डी जी ने कहा है कि जो भी बच्चे के सामान्यतः पाठ्यक्रम या विद्यार्थी के समस्त अनुभव के रूप में प्रभाषित किया जाता है कि उनका दायित्व बनता है किसका? विद्यालय का, कि जितने भी उसके पाठ्यक्रम से संबंधित पहले के अनुभव और बाद के अनुभवों को क्या किया जाए? उसमें शामिल किया जाए। तो आज मैंने जो आपको बताया है वो कि है हमारे जो वर्तमान स्वरूप है हमारे पाठ्यक्रम का, कि जो हमारी शिक्षा है उसका पाठ्यक्रम यानी उसका सिलेबस किस पर आधारित है, कि वो जो हमारे मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। जैसे कि बच्चे को जो शिक्षा दी जा रही है वो कैसी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए मनोवैज्ञानिक होनी, समाज शास्त्र से संबंधित होनी चाहिए और दर्शन शास्त्र से संबंधित होनी चाहिए। और इन सब विज्ञानों ने तीव्र शक्ति से कहा है कि जो भी हमारा पाठ्यक्रम या सिलेबस हो उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका का जो वर्जीनिया राज्य है उन्होंने कहा है कि जब तक कि जो हमारी शिक्षा वो केवल सूचनात्मक ज्ञान नहीं होना चाहिए, वह बच्चे के किसके व्यवहार पर आधारित होना चाहिए, कि बच्चा जो भी शिक्षा ले रहा है उसके व्यवहार और उसकी अभिवृत्तियां या उसके अधिगम है, सीखने का कार्य जो भी है उसके आधार पर होना चाहिए। तो जो भी अभिवृत्तियां, अवबोधन है और योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं, उनके आधार पर क्या होना चाहिए? उसका पाठ्यक्रम होना चाहिए। और जो भी पाठ्यक्रम हो वो समाजो उपयोगी हो, समाज के लिए अच्छा हो। तो इसी के साथ आज की क्लास है वो यहीं पे खत्म होती है। कल मिलेंगे। धन्यवाद।